हिंदी साहित्य के समंदर में उषा प्रेमवदा जी का नाम एक दीप स्तंभ की तरह है। उषा प्रेमवदा जी हमारे देश की एक जानी मानी कथाकार हैं। ऐसे समय में जब रचना के लिए भी विमर्श के कई खाने बना दिए गए हैं, उषा प्रेमवदा की कहानियाँ जीवन को उसकी समग्रता में लेती हैं। इन कहानियों की त्रासदी को स्त्री पुरुष के खानों में नहीं बांटा जा सकता, बल्कि वे मनुष्यता की त्रासदी को प्रतिबिंबित करती हैं। मैं सीमा सिंह प्रस्तुत करती हूँ उषा प्रेमवदा जी की लिखी हुई कहानी प्रतिध्वनियाँ। चाहने पर भी वो सुधा जी से नहीं कह सकी कि उसके अकस्मात लौट आने का कारण सैर सपाटा नहीं, बल्कि डॉक्टर जूलियन के शब्दों में थेराप्यूटिक यानी उपचार के लिए है। जीजी की गाड़ी उसे एयरपोर्ट से लेकर सीधे नैनीताल चल दी और पीछे आराम से बैठते हुए उसने जाना कि दिल्ली में 1 घंटे भी न रुकने का उसे जरा भी दुख नहीं है। दोनों बच्चे 15 साल से ऊपर ही थे कि जीजी को फिर एक बेटा हो गया। पहले तो लज्जा आई, पर कुछ दिन बाद सब बीत गया था और अब राजू सबके लाड़ प्यार का केंद्र बना हुआ था। जीजी ने राजू के कमरे में ही उसका पलंग डलवा दिया। आया ने पास आकर शर्माए हुए राजू को उसकी ओर ढकेलते हुए कहा, जाओ ना राजू, मौछी हैं मौछी। सूटकेस का ढकना उठाए वो संभ्रम से उस छोटे से लड़के को देखती रही। आया से सटा राजू भी उसे कौतूहल से देखता रहा और उसने जब बाहें बढ़ाकर कहा, आओ बेटे, तो वो भागकर आया के पीछे छिप गया। जीजी की कोठी इस समय देवरानियों, जेठानियों, बंधु बांधवों से खचाखच भरी हुई थी। सबके नाश्ते, खाने, रात के भोजन, दूध के इंतज़ाम, धोबी से झिकझिक, इन सब में उलझे हुए जीजी का सारा समय निकल जाता था। शाम को जूड़ा बांध साड़ी पहन थोड़ी देर टहलने निकल जाएं तो बहुत गनीमत थी। फिर भी 2-1 बार देवरानी जिठानी के झुंड से अलग पड़ जीजी ने पूछ ही लिया, इस बार बड़ी जल्दी आना हुआ तुम्हारा। अगर और समय होता तो शायद वो कुछ कहती, मगर पान और चूड़ियों की दुकान के बीच की रेल पेल में वो क्या कहती। हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, फिर कभी बात करूँगी। फिर वो कई दिन इस प्रतीक्षा में रही कि शायद जीजी समय निकाल उसके पास आ बैठें, पर कुछ नए और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मेहमान आ गए और तब तो जीजी को दम मारने की फुर्सत न रही। कई दिन उसके पलंग पर पड़े रहने पर अक्सर बहनोई काशी को भेजते, जाकर बीबी जी से कहो कि उठें और बाहर आएं। उसके बाहर आने पर कहा जाता, कैसी लीचड़ हो गई हो, शाम के वक्त कोई यहाँ कमरे में पड़ा रहता है। वो बेत की कुर्सी खींच बरामदे में बैठ जाती और लंबे वृक्षों के बीच झील का तिकोना टुकड़ा देखती रहती। वैसे उसने चाहा कि लोगों पर प्रकट ना हो कि उसे भीड़ भाड़ शोरगुल में भारी अरुचि हो गई है। उसके लिए सबसे शांतिप्रिय समय वो है जब शाम को करीब करीब सारे लोग तैयार होकर घर से चले जाते हैं और नौकर रसोई के बाहर बरामदे में बैठ गप हाँकते हैं। तब खिड़की के बाहर हवा से पत्तियों की सरसराहट साफ सुनाई पड़ती है और इक्के दुक्के पक्षी का स्वर। वो हमेशा ऐसे ही पड़ी रहना चाहती है, पर आया बिस्तर लगाना चाहती है, इसलिए उसे उठना पड़ता है। जीजी का शॉल ओढ़कर वो कोठी के सामने टहलने लगती है। बहुत पहले यहाँ टेनिस कोर्ट था। उसे अपनी याद पर आश्चर्य हुआ। थोड़ी दूर हटकर झंझरीदार दीवार थी जो हमेशा साफ सफ़ेद पुती झकाझक चमकती रहती थी और बीच बीच में खंभों पर जेरेनियम के गमले रखे रहते थे। जीजी के ससुर को फूलों का शौक था। जीजी के ससुर उसे कितना मानते थे। बिस्तर लग गया बीबी जी, आया आकर कहती है। अच्छा, अनमने स्वर में वो कहती है और चारदीवारी के पास आकर खड़ी हो जाती है। नीचे दूर बिजलियाँ झिलमिलाती हैं। इस समय फ्लैट पर ठट के ठट होंगे। हर्ष और उल्लास के उस कोलाहल से वो बहुत दूर है। कोठी की इस ऊंचाई पर अलग है। जिसने बनवाई होगी। वो कुछ और सोचने लगती है। दीवार खड़ी है, गमलों में फूल अब भी हैं। ताज्जुब है उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। मौची आइए, राजू पुकार रहा है। आवाज़ सुनकर वो मुड़ती है और बरामदे में आकर राजू को गोद में उठा लेती है और एक बड़ा सा चुंबन उसके माथे पर रख देती है। ये सब राजू के लिए ही है, क्योंकि राजू जीजी का पेट पुछना बेटा है और उसे राजू को प्यार करते देख जीजी को खुशी होती है। मौसी अकेले उसी को प्यार करती हैं, ये राजू भी जानता है। नहीं तो घर में और भी बच्चे हैं, सभी साफ सुथरे, स्वस्थ और आकर्षक हैं, पर उससे आकर कोई नहीं लिपटता जैसे राजू लिपट जाता है। कभी कभी वो कहता है, मौची के साथ हम भी जाएंगे जहाज में चढ़कर। शायद आया ने सिखाया हो। सब उसकी बातों पर हंसते हैं।
आखिर घर मालकिन का बेटा है और सभी उन्हीं की अनुकंपा के सहारे नैनीताल में गर्मियाँ बिता रहे हैं। राजू प्यारा है, इसमें शक नहीं, पर बच्चों की दुनिया से वो हमेशा ही कटी रही है। अब तो बड़ों के संसार में रहती है। उसमें टेल्कम पाउडर से महकता नित्य नए बाबा सूटों में सजा राजू कभी नहीं प्रविष्ट हो पाएगा। पर वो जानती है कि उसका राजू को प्यार करना औपचारिकता से ऊपर और कुछ नहीं है। शाहजी के घर की दावत में सभी गए हैं, नौकर चाकर ड्राइवर आया सभी। सिर्फ रसोईया रामदेव नहीं गया है और वो नहीं गई। रामदेव किसी और का छुआ नहीं खाता और उसे शाहजी की चारों बहुएं सख्त बुरी लगती हैं। चारों गोरे रंग पर इस घर में लाई गई हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं, पर हैं बेहद दम्भी और बेशहूर। जीजी ने चाहा कि उसे भी ले चलें, पर वो जिद पकड़ गई। जीजी ने खिन्न होकर कहा, शाहनी कल बोट क्लब में इतना इतना कह गई थी, बुरा मानेंगी। वो बोली, कह देना उसके सिर में बेहद दर्द था, थोड़ा बुखार भी है। मैं तो कह दूँ, जीजी ने मोती की माला गले में डालते हुए कहा, पर इनकी भाभियाँ भला चुप रहेंगी, मैं ही झूठी बनूंगी। जितेंद्र भाई बुरा मानकर चुप हो गए थे। बाँह पकड़कर उठाते हुए बोले, चलो उठ भी जाओ, बहुत कर लिए नखरे। पर वो नहीं उठी। बोली, सच बिल्कुल मन नहीं है। अरे रहने भी दो, ये तो बचपन की जिद दिन है, एक बार जो मन में आ गया वो करके छोड़ेगी। ऐसा ना होता तो क्यों। जी बीच में चुप हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, हल्के हल्के मुस्कुराती रही। धीरे धीरे लोग बाहर निकले। मंजली ने रुककर पूछा, चल नहीं रही। जी बोली, उसके सर में दर्द है, यहीं आराम करेगी। रामदेव से कह दिया खाना खिला देगा। शाहजी के घर तक मोटर जा सकती है। 3 मोटरों में लद फंद कर सबके चले जाने के बाद वो उठी और अपने पलंग पर बैठकर उसने पत्र लिखना शुरू किया। डॉक्टर जूलियन, मैंने आपसे ठीक ही कहा था। मेरे चारों ओर एक जीवित स्पंदित संसार है जो मेरे लिए मर चुका है। इन सबके बीच मैं हूँ। लिखना छोड़कर उठ खड़ी हुई, फिर बैठ गई और वो पन्ना फाड़कर चिंदी चिंदी कर दिया। एक नया पृष्ठ प्रारंभ किया। प्रिय डॉक्टर जूलियन, मैं कुछ दिन हुए यहाँ सकुशल आ गई। मैं पाती हूँ कि मेरे चारों ओर जो संसार, जो संबंधी हैं, समृद्ध हैं। केवल मैं जीवित हूँ। कैसी विडंबना है। लिखकर वो बड़ी देर तक बैठी सोचती रही। फिर इस पत्र को भी फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया और रजाई ओढ़कर लेट गई। रामदेव खाना जब तक देगा तब तक वो एक झपकी ले सकती है। सर में सचमुच दर्द होने लगा था। बीबी जी, रामदेव दरवाजे पर खड़ा होकर कह रहा था, शाहजी के घर से थाल आया है आपके लिए। शायद वो कुछ मिनटों के लिए झपक गई थी। लेटे लेटे ही उसने कहा, रख लो, टूटे पैसे हों तो ड्राइवर को दे दो। 1 रुपया दे दूँ? रामदेव ने पूछा। वो असमंजस में पड़ी रह गई। पता नहीं जीजी ड्राइवर को क्या देती हैं। अच्छा 2 दे दो, उसने कहा। रामदेव चला गया। बालों में कंघा फेर कर डाइनिंग रूम में चली गई और अलमारी से एक गिलास निकाल कर उसने फ्रिज से संतरे का रस उसमें उड़ेल लिया। इरादा अभी तक तो सिर्फ रस पीने का था, पर अब वो जीजी के कमरे तक आई। दवाइयों की अलमारी में जितेंद्र भाई कुछ बोतलें रखते हैं, उसे पता था। बत्ती जलाकर उसने जिन की बोतल उठाई। ठंडी होती तो अच्छा था। उसने बोतल बिना खोले वापस रख दी और बाहर बरामदे में आकर बैठ गई। अब वो कुछ नहीं सोच रही थी। दूर, बहुत दूर नीचे जो झिलमिलाती दुनिया थी, सिर्फ उसे देख रही थी। मन में छोटी छोटी हिलोरें उठती, भूली हुई यादों की, खोए हुए चेहरों की आकृतियां लिए हुए, और मिट जाती। उसके पैरों के तलवे ठंडे होने लगे और पूरे शरीर में झुरझुरी सी आने लगी। उसने साड़ी का पल्ला कसकर बाहों में लपेट लिया और बैठी रही। जब रामदेव ने आकर कहा, बीबी जी खाना लगा दूँ, तब वो चौंकी। उसे याद आया कि रामदेव 9:30 बजे के शो में आदमी देखना चाहता था। उसने मेज पर आने से पहले बटुआ खोलकर 5 रुपए का नोट निकाला और रामदेव को देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है। रामदेव ने झिझकते हुए कहा, पर उसे तो 2 ही दिए थे, बहू जी के हिसाब में डाल दूंगा। सिनेमा जाओगे ना, रख लो। रामदेव ने रुपए तब भी नहीं लिए। उसने बड़ी सहज स्वाभाविक आवाज़ में कहा, रख लो रामदेव, बहू जी नाराज़ नहीं होंगी, और मेरे खाने का इंतज़ार ना करो, तुम खा लो और चले जाओ। रामदेव अपने पीछे किवाड़ भेड़ता हुआ चला गया। उसने अभी खस्ता कचौरी का एक ग्रास ही खाया था कि बाहर मोटर रुकने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला और जीजी तेजी से अंदर आई। उसे खाने की मेज़ पर देख कर ठिठक कर रुकी। उनके पीछे आया थी राजू को लिए। तुमने अभी खाना खाया नहीं? आया कि वहाँ से चले जाने पर जीजी कुर्सी खींचकर पास बैठ गई।
क्या बात है, कहो, उसने कहा। तुम खा लो तो बात करेंगे, जीजी ने कहा। उसने कहा, ऐसी भी क्या बात है? तब दीदी ने कह डाला, शाह जी के यहाँ श्यामल मिले थे, रुचिरा को लेकर आज दोपहर ही आए हैं। तब वो स्वयं जानती थी कि यह प्रश्न नहीं था, केवल जीजी को उकसाकर आगे कहने का प्रयास मात्र। सुनो वसु, जीजी ने कहा, मैंने कभी तुमसे या श्यामल से नहीं पूछा, न तुमने बताया। बताओ, श्यामल तुम्हें साथ न लाकर अकेले क्यों लौटे थे? क्या तुम इस बार उन्हें डाइवोर्स करने लौटी हो? उसने अपनी बड़ी बहन के चेहरे की ओर देखा, फिर कहा, किसने कहा कि मैं डाइवोर्स करने लौटी हूँ? जीजी चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, सभी का यही ख्याल है, नहीं तो घर बार होते हुए तुम यहाँ क्यों आती? तुमने उन्हें बताया कि मैं यहाँ हूँ? कैसे ना बताती, तुम्हारी बिटिया ठीक सामने बैठी थी, कैसे ना कहती? ठीक ही है, उसने पापड़ उठाकर कुतरना शुरू किया, फिर जीजी को देखती हुई बोली, जीजी, डाइवोर्स तो हमारा उनके लौटने के पहले ही हो गया था, और हुआ भी था उन्हीं की तरफ से। एक तरह से अच्छा ही हुआ। एक मीनिंगलेस सी रस्म ने हमें बांध दिया था, अब हम दोनों ही मुक्त हैं। जीजी जब उद्विग्न होती हैं, दांतों से निचला होठ काटने लगती हैं। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं? क्या बताती? पिछली बार जब मैं आई थी तो राजू होने वाला था, तुम बराबर पलंग पर थी, मैं उसमें अपना दुखड़ा लेकर बैठती। सच तो यह है कि मेरा दुख तब तक बीत चुका था। श्यामल आएंगे तो मिलोगी? क्यों नहीं, रुचि कैसी लगती है? उसने थाल सरका दिया। जीजी ने कहा, कुछ दुख नहीं है, ना खाती हो ना पीती हो, मुंह लंबा किए बैठी रहती हो। वो तो पुरानी आदत है, उसने मुस्कुराने का प्रयत्न किया। वो जानती थी कि जीजी का मन यह जानने को कुलबुला रहा होगा कि डाइवोर्स का कारण क्या था, कि वो श्यामल को छोड़कर चली गई थी, श्यामल के नीचे काम करने वाले एक पोस्ट डॉक्टोरल फेलो के साथ। ये वो नहीं कह पाएगी, कम से कम जीजी से, क्योंकि घर परिवार में रमी पक्की गृहस्थिन जीजी इस बात को समझने से बिल्कुल इनकार कर देंगी। उनके लिए तो जो बिंधा सुमोती या गले पड़ा ढोल तो बजाना ही पड़ेगा। रात को सब लोग थके थकाए लौटे और थोड़े से शोरगुल के बाद बत्तियां बुझ गईं। सिर्फ जीजी के कमरे में टेबल लैंप जलता रहा, क्योंकि भाई साहब के मैनेजर सुबह आए थे और वो दफ्तर में बैठे अब भी हिसाब किताब कर रहे थे। शायद वो सो गई थी, क्योंकि जीजी के कमरे का बाहर का दरवाज़ा बंद होने की खट के साथ उसकी आंखें खुल गईं। पानी पीने उठी तो जीतेंद्र ने पुकार लिया, थोड़ी सी ब्रांडी लोगी? नहीं, पर वो बीच के देहरी पर आकर खड़ी हो गई। मुझे कुछ ठंड लग गई है, ढकना खोलते हुए जीतेंद्र बोले। इन्हें तो बहाना चाहिए, जीजी ने निदासी आवाज़ में कहा। सोने के पहले जब वो राजू को चेक करने आए तो वो जग रही थी। उसके पलंग के पायताने खड़े होकर उन्होंने कहा, सुधा ने बताया तुम्हारा श्यामल से पक्का डाइवोर्स हो चुका? हाँ। क्या बात थी, किसी और के चक्कर में पड़ गई थी? भाई साहब की उत्सुकता भी कभी वल्गैरिटी के बहुत निकट आ जाती है। कुछ ऐसा ही समझिए, कहने के साथ उसने करवट लेकर जितेंद्र की ओर पीठ कर ली। सुबह नाश्ते पर उसने सबको सुनाकर जीजी से पूछ लिया कि श्यामल कहाँ ठहरे हैं, और 10 बजे घर से निकल गई। होटल उसका जाना हुआ था। श्यामल वैसे तो इधर आते ही नहीं थे, पर जब आते थे तो यहीं ठहरते थे। एक बार वे दोनों अक्टूबर में आए थे, जबकि पूरा होटल शांत और निस्तब्ध था। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बड़ा अजीब सा लगा। ईंट पत्थर लकड़ी के जीने, इमारतें नहीं बदलती, केवल वही व्यक्ति नहीं रहते। उसकी दृष्टि अपने आप उधर वाले कमरे पर चली गई, पर अब बालकनी में 2 बच्चे खेल रहे थे। श्यामल का कमरा बंद था। उसे हल्का सा खेद हुआ। इतनी चढ़ाई के बाद थक गई थी, इसलिए लौटने के पहले एक खाली बालकनी में बैठ गई और खंभों पर लिपटे ड्रंकन सोल्जर फूलों की सुगंध पीने लगी। वो मनी मन दोहरा रही है अतीत में घटा एक दृश्य, जो श्यामल का सामना करने के लिए उसे साहस देगा। डॉक्टर जूलियन हाथ में नोटबुक लिए नोट्स ले रहे हैं। चेचक का टीका तो 2 साल हुए लगा था, वो अभी वैलिड है, फिर नए लगेंगे। टाइफाइड के 3, हैजा, डिप्थीरिया, टिटनेस, पोलियो का बूस्टर और येलो फीवर। उसने मुंह बिसूर लिया। कभी कभी वो बिल्कुल बच्ची बन जाती है। इंजेक्शनों से वैसे ही उसे डर लगता है। इतने सारे शॉट्स देंगे? हाँ, तुम्हें हमने जिंदा रखने की ठान ली है। वो मेज़ पर लेट गई औंधी होकर।
डॉक्टर जूलियन वाकई ऐसे इंजेक्शन देते हैं कि सिर्फ चींटी के काटने से ज़्यादा दर्द नहीं होता। नई सुई भरते हुए जूलियन कहते हैं, तुम्हें कभी अपने पति के पास लौटने का ख्याल नहीं आया? हाँ आया, कभी कभी। ही इज़ रियली स्वीट, मगर संभव नहीं है। उसने अंगूठी को अंगुली से उतारते चढ़ाते हुए कहा। क्यों, तुम्हें उनसे अब भी लगाव है ना? हाँ, अभी भी थोड़ा थोड़ा, वो रुक कर बोली, पर वो मुझे स्वीकारेंगे नहीं। आर यू श्योर? सुई की चुभन। ऊह, उसने दर्द से कहा। क्यों वसु, क्यों नहीं? डॉक्टर ने मेज के पास लौटकर दूसरी सुई उठाते हुए पूछा। शारीरिक पवित्रता के बारे में उनके विचार बहुत दृढ़ हैं। फिर मेरी प्राइड भी तो है। मगर तुम्हें अपना देश मिलेगा, अपनी बेटी। डॉक्टर ने दूसरा इंजेक्शन देने के बाद उसकी बाँह हल्के से रगड़ते हुए कहा। इस बार उसने दर्द से सी तक नहीं की। गर्दन मोड़कर डॉक्टर को भरपूर नज़रों से देखते हुए उसने सधे सम स्वर में कहा, मेरे लिए सारी दुनिया काला पानी है, सारे लोग मरे हुए हैं। क्या मैं भी? डॉक्टर का हाथ बहुत हल्के से उसकी बाँह पर एक बहुत लघु क्षण टिका रहा। डॉक्टर अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेट में लिखने लगे, पर उनके चेहरे पर किंचित मुस्कान थी। मे बी यस, मे बी नो, उसने उत्तर दिया। तो कौन जिंदा है उस दुनिया में? शायद कोई नहीं, ना पति, ना प्रेमी, ना मित्र, ना संतान, ना मैं। वसु, तुम्हें जाकर देखना चाहिए कि यह सब तुम्हारा विचार मात्र है या ऐसा सचमुच है। और अगर सचमुच हुआ तो? वो पूछ बैठी। तो हम फिर उपचार करेंगे। कैसे? सबको संजीवनी पिलाकर या मुझे पागल खाने में डालकर? नहीं, हम तुम्हें नया संसार गढ़ना सिखाएंगे, डॉक्टर ने उसे सर्टिफिकेट थमाते हुए कहा। आई एम टू टायर्ड फॉर दैट। वो उठ खड़ी हुई थी। जीने पर पदचाप सुन वो उसी ओर देखने लगी। बाहों पर दुपट्टा झुलाती पहले रुचि दिखाई पड़ी, फिर श्यामल। रुचि कितनी लंबी हो गई है और श्यामल के बाल कितने सफ़ेद। अरे आप, मम्मी, रुचि के मुंह से निकला। श्यामल किंचित चकित दिखे, पर सामान्य अभिवादन के बाद पूछा, कितनी देर से इंतज़ार कर रही हो? ज़्यादा नहीं, बस 15-1 मिनट हुए होंगे। वो उठ खड़ी हुई। ताला खोलकर रुचि ने उसे अंदर बैठाया और पूछा, क्या लेंगी आप, चाय, कॉफ़ी या शरबत? और आप डैडी? रुचि ने उसे आज से पहले कभी मम्मी नहीं कहा था। छोटेपन में दादी की देखा देखी बहू कहती थी या शैतानी से बच्चू। उसने कहा, एक प्याला चाय ठीक रहेगी। मेरे लिए भी चाय, श्यामल ने कहा। रुचि के चले जाने पर पहली बार दोनों ने एक दूसरे को ठीक से देखा। बात श्यामल ने शुरू की। अच्छी तरह तो हो ना? हाँ, और आप? ठीक हूँ। कुछ देर मौन के बाद वसु ने कहा, रुचि लंबी हो गई है, 13वें में है ना? हाँ। यद्यप दोनों में किसी को यह याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। किस काम से आना हुआ? श्यामल ने पूछा। श्यामल की इस बेहद औपचारिक, बेहद शिष्ट आवाज़ से वो परिचित थी। उसी को आज अपने लिए सुनकर उसे कुछ झटका लगा, कुछ निराशा भी हुई, क्योंकि ये संकेत था कि श्यामल दोनों के बीच औपचारिकता की एक दीवार खड़ी कर रहे हैं। वो कैसे कुछ कह पाएगी? फिर ख्याल आया कि जैसी फ्रैंक होकर वो डॉक्टर से बात कर सकती है, वैसा खुलापन श्यामल के साथ कभी ना आएगा। फिर सोचा, खुलापन इस विवाह में था ही कहाँ। मन कुछ ऊब गया था, चेंज के लिए आ गई। श्यामल की भवें ऊपर उठीं। चेंज के लिए क्या गर्मी में भारत आया जाता है? चेंज यहाँ क्या होगा? अच्छा ही है, जीजी, बच्चे, आप, रुचि से भी तो मिलना हो गया। तभी रुचि लौट आई और पलंग की पाटी पर बैठ उनकी ओर देखने लगी। कमरा बहुत बड़ा था। आधे में सोफ़ा व 3 कुर्सियां डालकर बैठने का प्रबंध था। कुछ दूर हटकर 2 पलंग पड़े थे। पिछली बार रुचि अकस्मात बोली और स्वयं ही ले जाकर चुप हो गई। पिछली बार क्या? वसु ने पूछा। कुछ शर्माते हुए रुचि बोली, इस बार आपने बाल कटा लिए हैं ना? हाँ, आसानी रहती है, लंबे बालों को जाड़े में धोने सुखाने में बड़ा झंझट होता है। वहाँ तो बहुत ब्यूटी पार्लर होंगे। हाँ हैं तो, बस समय नहीं मिलता। बैरे ने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर चाय की ट्रे लेकर अंदर आ गया। चाय वसु ने ही बनाई। चम्मच शक्करदानी में डालते हुए पूछा, चीनी तो अब भी 1 ही चम्मच लेते हैं ना? हाँ, श्यामल ने कहा। रुचि के लिए कोका कोला था। उसे देकर वसु ने अपने लिए चाय बनाई और उस सन्नाटे में एक बड़ी सांस उभर आई। चढ़ाई से थक गई, उसे ढकते हुए वसु ने कहा। दोनों ने चाय चुपचाप पी, जैसे बात के लिए कुछ शेष न रहा हो।
खाली प्याला रखते हुए उसने रुचि से घर परिवार का हाल पूछना शुरू किया। बड़ी अम्मा कैसी हैं? पहले से अच्छी हैं, रुचि ने उत्तर दिया। उठकर बैठ जाती हैं, बातचीत भी अब साफ कर लेती हैं। घर वगैरह बड़ी बुआ संभालती हैं। बड़ी बुआ और बड़ी अम्मा तो शुरू से ही श्यामल का घर संभालती आई थीं। वसु के होने पर भी, अब वसु नहीं है तब भी सब कुछ वैसे ही चला आ रहा है। पड़ोसियों में वसु को कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी वो सुनती रही। कुछ देर बाद उठते हुए उसने कहा, अब मुझे चलना चाहिए, जीजी इंतज़ार करेंगी। आप कब तक हैं? यही 2-3 दिन। तुम? मेरा कुछ तय नहीं है, उसने पर्स उठाते हुए कहा। आप और रुचि चलिए, खाना जीजी के पास खा लें। श्यामल और रुचि ने एक दूसरे को देखा। श्यामल ने माँ को पीछे छोड़ आने का कारण क्या रुचि को बताया होगा। जो भी कहा हो, कम से कम रुचि को माँ के प्रति वितृष्णा नहीं है। क्या बेटा? श्यामल ने रुचि से पूछा। अच्छा, रुचि ने कहा। उतराई पर श्यामल और रुचि के बीच चलते हुए उसे सहसा अच्छा लगने लगा। डॉक्टर जूलियन का सुझाव इतना असंभव तो नहीं है। नया संसार गढ़ने से पुराने संसार में लौट जाना ही क्या ज़्यादा अच्छा नहीं है? और विशेषकर तब जबकि दोनों ही संसार मात्र प्रतिध्वनियाँ हों। खाने के बाद वो अपने पलंग पर आकर लेट गई। रुचि के पास आकर बैठने पर वो एक ओर सरक गई और कहा, थोड़ा आराम कर लो रुचि। रुचि कुछ सकुचाते हुए पट्टी से सटकर लेट गई। काफ़ी देर तक दोनों पीठ के बल आंखें मूंदे लेटी रहीं। फिर रुचि ने कहा, मम्मी आप फिर चली जाएंगी? मालूम नहीं। क्यों? मैंने कल रात डैडी से पूछा था, उन्होंने कहा आपको यहाँ की बंधी हुई ज़िंदगी पसंद नहीं है, खासकर वहाँ रहने के बाद। उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं था। रुचि को शायद कभी भविष्य में वो समझा सके, पर आज नहीं। तुम्हारे लिए तो मैं अनजान ही हूँ रुचि। नहीं, एकदम अनजान तो नहीं। कितने लोग आपकी बातें करते हैं। मुझे औरों का नॉर्मल घर देखकर कभी कभी महसूस होता है कि आप घर होती तो अच्छा रहता। वो चुप रही। किसी अनजान क्षण में रुचि गर्भस्थ हुई और पैदा होते ही सास द्वारा छीन ली गई। बहू कम उम्र की और अल्हड़ है। फिर बेटे ने बड़ी उम्र में शादी की है। वसु श्यामल का खिलौना है, रुचिरा दादी का। श्यामल के उस वर्ष फिजिक्स में विजिटिंग प्रोफेसर होकर विदेश जाने पर भी बड़ी अम्मा ने 5 साल की रुचिरा को रोक लिया था। वसु के बेहद जिद करने पर भी श्यामल ने माँ का ही पक्ष लिया। विवाह के उन 6 वर्षों की सारी गाथा रुचिरा से कैसे कहे कि मुक्त होकर उसे पहली बार लगा था कि वो एक आकर्षक युवती है। उमंगें और कामनाएं मरी नहीं हैं। अपने में निहित स्वतंत्र पूर्ण व्यक्तित्व को पाना कितनी बड़ी उपलब्धि थी, और श्यामल के अंकुशों से निकलकर कितना हल्का हल्का लगता रहता था। और कितने मादक थे वे अस्थायी संबंध। नलिन, पटनायक, विंस। बेटी पास लेटी हुई है और वो अपने जीवन में आए पुरुषों के नाम गिन रही है। उसने आंखें खोलकर रुचि को बड़े ठंडे तटस्थ भाव से देखा, जैसे मीनिंगलेस श्यामल से विवाह की रस्म थी। वैसा ही रुचि का जन्म भी एक बायोलॉजिकल घटना से अधिक न था। वो उठकर बैठ गई और कहा, जाऊं रामदेव से कॉफ़ी के लिए कह दूं। अगला दिन। चारों ओर खिली हुई धूप। वुडिंगटन शहर में आजकल पानी बरसता होगा। घास फूस बेहद बढ़ गई होगी। शायद फूल भी, बेगोनिया, डेलिया। आजकल सभी छुट्टी मना रहे होंगे, पूर्वी से पश्चिमी तट तक। यहाँ तक कि डॉक्टर जूलियन भी, जिन्हें कि रविवार तक अस्पताल से छुट्टी नहीं मिलती। डॉक्टर एक ग्रुप के साथ पूर्वी यूरोप और रूस का दौरा करने गए हुए होंगे। वसु रुचि और श्यामल के साथ चलती हुई सोच रही थी, आप कुछ दिन हमारे साथ चलकर रहती तो अच्छा होता, बड़ी अम्मा से भी मिल लेती, रुचि कहती है। श्यामल ने नीचे से लाकर उन्हें कॉफ़ी पिलाई। अब वे वापस लौट रहे हैं। वो उत्तर में क्या कहे? घर कहाँ है अब? घर जहाँ श्यामल और बेटी हैं, या 2 कमरों वाला उसका अपना फ्लैट? क्या मैक्सिको में दिया गया डाइवोर्स भारत में वैध है? वो यूँ ही सोचती है। लगता है कि कल से कमज़ोर पड़ती जा रही है। वो श्यामल को देखती है, श्यामल उसकी ओर देखते भी नहीं। अच्छा, क्या श्यामल को उसका साथ इस समय भला नहीं लग रहा होगा? कभी कितना प्यार करते थे, तब वो प्यार नागपाश सा लगता था। वो उसे बंधन जानकर छटपटाती थी, मुक्त होना चाहती थी, अपने को खोजना चाहती थी। श्यामल की पत्नी होने के संदर्भ से कटकर जानना चाहती थी कि वो असलियत में क्या है। अब वो मुक्त है और कुछ मानों में उसने अपने को पा भी लिया है। जैसे कि वो जानती है कि वो आकर्षक भी है और बौद्धिक भी।
तुम्हें कभी प्रेमी पाने के लिए सरदर्द नहीं होगा, डॉक्टर जूलियन ने कहा था। क्यों? जानते हुए भी वो सुनना चाहती थी। अ ब्यूटीफुल माइंड एंड अ ब्यूटीफुल बॉडी, उत्तर मिला था। डॉक्टर जूलियन उसके शरीर के इंच इंच से परिचित थे। पहली बार पुरुष डॉक्टर के सामने अनावृत आते वो कितना झेपी थी। नर्स उसे कमरे में बैठाकर कपड़े उतारकर चादर लपेट लेने को कह गई थी। चादर आखिर चादर ही थी, साड़ी तो थी नहीं। टांगे ढकती तो कंधे खुल जाते। कई तरह से लपेटने पर भी कंधे और टांगे खुली ही रहीं। डॉक्टर जब कमरे में आए और बड़े ही मशीनी भाव से चादर हटाकर उसकी पीठ की परीक्षा करने लगे, तब उसकी दृष्टि नर्स से मिली और उसे लगा कि वो व्यर्थ ही इस क्षण को लेकर इतना चिंतित थी। डॉक्टर के लिए वो कोई विशिष्ट व्यक्तित्व लिए युवती नहीं, केवल एक बीमार शरीर थी और उसके रोग को मिटाने डॉक्टर के मन में सर्वोपरि था। तब से कितनी बार कितने डॉक्टरों ने ठोका बजाया है, कान, गले, पेट, वक्ष की परीक्षा की है, कैंसर टेस्ट लिए हैं। वो सब अब उसके लिए भी रूटीन हो गया है। उस परीक्षा के कमरे में वो स्त्री नहीं रहती, डॉक्टर पुरुष नहीं रहता। भारत में तब हिंदी विरोधी आंदोलन चल रहा था। टॉन्सिलाइटिस के लिए दवा लिखते हुए डॉक्टर तमिल के बारे में बातचीत कर रहे थे। उसके बाद ही कोई ना कोई बात निकल आती थी। पिछली बीमारी के बाद बातचीत का धरातल बदल गया था। वो डॉक्टर जूलियन के 50 मरीजों में एक भारतीय युवती नहीं रही थी, वो वसु थी, अपना अलग व्यक्तित्व और अपनी अलग समस्याएं लिए हुए। शायद उसके लिए कुछ दिन श्यामल और रुचि के साथ ठहरना ठीक होगा। आखिर इसी के लिए तो वो आई है। कम से कम एक कारण ये भी था। दूसरा कारण था कि डॉक्टरों ने धमकी दी थी कि यदि वो इसी प्रकार डिप्रेशन के वृत्त में फंसी रही तो वो इमिग्रेशन ऑफिस को लिख देंगे कि उसकी मानसिक दशा इस लायक नहीं कि वो विदेश में अकेली रहे, और फिर वीज़ा अगली अवधि के लिए न बढ़ने पर उसे लौटना पड़ेगा। वसु ने वादा किया कि वो एक बहुत अच्छी लड़की की तरह रहने का प्रयत्न करेगी, खूब खाएगी, सोएगी और ढेर सारी नई साड़ियाँ खरीदेगी और श्यामल से मिलकर देखेगी कि भविष्य में क्या है। हो सकता है कि वो कोई नौकरी ले ले, क्या मालूम। रहने के अलावा उसने कुछ भी नहीं किया था। श्यामल और रुचि संयोग से आ गए थे तो उसे यहाँ से हिलना भी न पड़ा। रुचि ने फिर और कुछ नहीं कहा। रात में उसने सपने में श्यामल को देखा। सुबह राजू के कमरे में जाकर उसे बड़ा अजीब सा लगा। साथ ही जीजी की पोजीशन अपने संबंधियों में कुछ अजीब हो आई है, ये भी उसने भांप लिया। कई दिनों से श्यामल और रुचि के साथ समय बिता रही है, पर रात को वापस आ जाती है। उसके बारे में देवरानियों जेठानियों को सभी कुछ आश्चर्यान्वित करने वाला है। इसलिए जब जीजी ने उसी से श्यामल को कहला भेजा कि रुचि दोनों बड़े बच्चों के साथ सेकंड शो सिनेमा जाएगी और फिर रात वहीं गुजारेगी, तो उसे थोड़ी सी हंसी आई। वहाँ रुचि कहाँ सोएगी, श्यामल ने कहा। तब वसु को थोड़ा झटका सा लगा, थोड़ी सी रिजेक्शन की भावना भी हुई। साथ में ये भी जाना कि शायद वो श्यामल के साथ रात बिताने की राह देख रही थी। बहुत उत्कंठा से तो नहीं, केवल थोड़ी सी क्यूरियोसिटी के साथ। पर रुचि नहीं मानी। मैं कनक जीजी के पास सो जाऊंगी। डैडी, अब तो हम जाने ही वाले हैं, समय कितना कम है। कनक जीजी से मुलाकात फिर साल भर नहीं होगी। वे तीनों रात का खाना साथ ले रहे थे। रुचि की इस बात को सुनकर भी वो बड़े ध्यान से टमाटर का सूप पीती रही, और अभी वे कॉफ़ी पी ही रहे थे कि कनक व मनोज ऊपर से आ गए और रुचि को ले गए। कॉफ़ी पीकर उसने पूछा, आप मुझे छोड़ने चलेंगे कि मैं अकेली चली जाऊँ? यानी जैसे कह रही हो, देखिए आप गलत न लें, मुझे तो वापस जाना ही है। श्यामल ने घड़ी देखकर कहा, अभी से? चलो कमरे में चलकर थोड़ा सा कुछ ले लें, ठंड सी है। डिनर के बाद एक ड्रिंक लेने की आदत श्यामल की बहुत पुरानी है। अब स्कॉच तो अफोर्ड कर नहीं पाते। वसु को उसका स्वाद बहुत तीखा लगता है कि अंदर से सब कुछ तेज कटार से चीरा जा रहा है। आजकल नींद आने के लिए गोलियां ले लेती है। डॉक्टर जूलियन को मालूम नहीं है कि उसने दूसरे डॉक्टर से गोलियां ले रखी हैं। पता चलेगा तो बेहद नाराज़ होंगे। श्यामल ने उसे गिलास देते हुए कहा, पश्चिम में रहकर बस ये बात तुमसे अच्छी सीखी है, नहीं तो एक सोबर और एक नशे वाले में क्या कम्युनिकेशन हो सकता है? आपको एक से नशा कब से आने लगा? कभी कभी, खास कंपनी में। कमरे में बैठने पर उसे रोशनी बहुत मध्यम सी लग रही थी। वो गिलास से खेलती रही, बार बार चाहती थी कि वो कह उठे, सुनो श्यामल सुनो, मेरे शरीर पर ये दाग देख रहे हो, बाहों पर, कलाइयों में, गले में। पर वो बहुत चाहने पर भी कुछ ना कह सकी।
अब वो श्यामल के सामने बैठी हुई थी। बीच में केवल ब्लैक नाइट की चौथाई बोतल थी। श्यामल चुप थे, बहुत कुछ अपने में डूबे हुए, अंतर्मुखी और अजीब छटपटाहट के गर्त में। वसु इतनी दूर बैठी हो, कहकर श्यामल ने मेज के पार हाथ बढ़ा दिया और एक आज्ञाकारिणी पत्नी की तरह उठकर पास सोफे पर आकर बैठ गई। बाहर शायद पानी बरसने लगा था। गुसलखाने की खिड़की कई बार बंद करने पर भी भड़बड़ा कर खुल जाती। वो श्यामल के पास लेटी हुई छत की खपरेल पर बूंदों का स्वर सुनती रही। श्यामल सो गए थे। उन्होंने बीच में न जाने कब उठकर शायद रात के कपड़े भी पहन लिए थे। उसके अपने कपड़े तहाए हुए रुचि के पलंग पर रखे थे और उसका शरीर कंबल से ढका होने के बावजूद धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा था। वो आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में कुछ खोजना चाह रही थी। नींद की गोलियां पर्स में थीं, पर वो चाहती थी कि यूं ही नींद आ जाए तो अच्छा। उसका मन बार बार होता कि श्यामल को जगा दे, पर उसे ये रात विवाहित जीवन की हर रात की पुनरावृत्ति सी लग रही थी। चलने के पहले वो बड़े उकताए से भाव से एयरपोर्ट के शोरगुल, रेलपेल, फूल मालाओं, धक्का मुक्की, रोने धोने से अलग जहाज चलने की घोषणा के इंतज़ार में खड़ी हुई थी। पासपोर्ट, टीके की रसीदों और सीट नंबर पर उसने एक बार फिर नज़र डाल ली। सब कुछ ठीक ठाक था। उसे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी, क्योंकि तभी लाउड स्पीकर पर भर्राई सी आवाज़ कहने लगी, कुवैत, बेरूत, रोम, प्राग, लंदन। वसु ने टोटे बैग उठा लिया और छोटे से गेट से निकलकर बाहर आ गई। जहाज में इस बार भी सीट खिड़की के पास नहीं थी, पर वो शीशे से बाहर देख सकती थी। सुबह की धूप बाहर बेहद झिलमिला रही थी। लौंग, मीठी सुपारी की ट्रे घुमाती एयर होस्टेस की ओर से उसने चेहरा मोड़ लिया। सीट बेल्ट बांधकर उसने एक बड़ी लंबी सांस ली और आंख मूंदकर सिर पीछे टिका लिया। परसों रात वो श्यामल और रुचि को छोड़ने स्टेशन चली गई थी। रुचि मैगजीन लेने नीचे उतरी तो श्यामल ने डिब्बे के अन्य यात्रियों की परवाह न करते हुए उसकी दोनों हथेलियां अपने हाथों में हल्के से बांधते हुए कहा, देखो वसु, मैं चाहता हूँ कि तुम पिछली बातों को मन से बिल्कुल निकाल दो और जो रास्ता तुमने चुना है उसी पर बहुत विश्वास से चलती रहो। जिसमें तुम्हें सुख मिले वही करो। मैं नहीं चाहता कि मुझे या रुचि को लेकर तुम गिल्ट के बोझ को ढोती रहो। उसने श्यामल से ऐसी अपेक्षा न की थी। उस पुराने बेहद लगाव वाले स्वर से उसकी आंखों में एकदम आंसू भर आए और थरथराती पलकों से नीचे बह गए। वसु ने हाथ छुड़ा लिए और रुमाल से आंखें पोंछते हुए धीरे से कहा, पर यह भटकन तो नहीं जाती? जाएगी, पहले तुम कहीं स्थिर तो हो। गार्ड ने सीटी दी। वसु उठ खड़ी हुई और फीकी सी मुस्कान से कहा, अच्छा अब चलूं? उसने रुचिरा को हल्के से बाह में लेकर भींचा और प्लेटफॉर्म पर उतर आई। श्यामल ने कहा, देखो कोई पागलपन मत कर बैठना। उसने कहा, कोई आता जाता हुआ तो जींस जरूर भेजूंगी रुचि। उड़ने के लिए उद्यत जहाज की घरघराहट से पूरे केबिन में एकदम सन्नाटा छा गया, जिसको भेदती हुई एक पतली कांपती हुई अहिंदी भाषी उच्चारण में आवाज़ सुनाई देने लगी, नमस्ते जी, हम पुष्पक 707 पर आपका स्वागत करते हैं। बेरूत, रोम, लंदन होते हुए न्यूयॉर्क तक हमारी महाराजा उड़ान। नव दंपति पास बैठे थे। नव वधू ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वसु ने एक नज़र भर देखा और आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद रहने पर भी उंगलियों के स्पर्श से सारे शरीर में रह रहकर रोए भरभरा उठते हैं। वो कुछ और पास से मटाई। ठंड लग रही है? नहीं, वो हंस दी। ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर 17 साल की अनछुई बेदाग वसु बनाई हूँ, एकदम कुंवारी। कुछ क्षण चुप रहकर उसने कहा, पर ऐसा है नहीं, अब मेरे शरीर पर कितने ही नए नए दाग हैं। वे उंगलियां उसके गले को छू रही हैं, जैसे याद कर रही हूँ कि वे सब दाग कहाँ हैं, गले पर, बाहों में, कलाइयों पर। फिर हल्के से उसके उदर को चीरे के निशान की लंबाई में। रुचि का दिया सिजेरियन का निशान है ये। वो झेप जाती है। तुम्हें याद है बेहोशी टूटने पर तुमने मुझे श्यामल कहकर पुकारा था? नहीं। वसु की आवाज़ मध्यम हो आई। एकाएक उसे सब बड़ा अच्छा, एकदम ठीक लगने लगा। कितना चाहने पर भी न वो सुधा जीजी न श्यामल से कह पाई थी, सुनो, एक अंधेरी रात को जीवन से मुड़कर और पीड़ा न सह पाने पर मैंने कई मुट्ठियाँ भर भर कर बारबिचुरेट खा लिए थे, पर डॉक्टर ने मुझे मरने नहीं दिया।
1 सप्ताह बेहोशी में पड़े रहने के बाद मेरी आंखें खुल गई थीं और 1 सप्ताह रात दिन मेरे प्राणों के लिए लड़ते रहने वाले जूलियन को मैंने श्यामल कहकर पुकारा था। उसने एक लंबी सांस ली। उसने आंखें खोली थीं तो पाया था कि उसकी दोनों बाहें पाटी से बंधी हुई थीं, दोनों पैर पाटी से बंधे हुए थे। उसके चारों ओर बड़ी बड़ी मशीनें थीं जो 1 सप्ताह से उसके फेफड़ों और दिल को चालू रख रही थीं। सिरहाने बोतलों की कतार थीं जिनका सॉल्यूशन लगातार उसके शरीर में भेदे जहर को दोहरा रहा था। पलंग के पास 3 डॉक्टर खड़े थे। उनमें से किसी को नहीं पहचाना था, केवल याद रहा था उनमें से एक की आंखों में कितनी करुणा थी। जूलियन, वसु ने अब कहा। उसके बालों में उलझी उंगलियां एक लघु क्षण ठहरी। रात के आकाश को अक्सर जेट विमान के उड़ने का स्वर चीर जाता है। कमरे में अंधेरा है। मैं वहाँ किसी से अपने बारे में ना कह सकी। लगा कि वो सब यातना बिल्कुल मेरी अपनी थी। वे सब नहीं समझेंगे, शब्द वे सब ना कह सकेंगे। तुम कहना चाहती थी? हाँ, बहुत बार बार होठों तक आता था पर मैं ठिठक जाती थी। आज की सुबह ही तो थी, या वो भारत में कल हो चुकी है। समय गड्ढमड्ढ हो गया है, पर शायद वो आज ही था जब वो दिल्ली से चली थी और आज ही शाम को थकी मांदी लंदन उतरी थी। एयर इंडिया के काउंटर से टिके डॉक्टर जूलियन खड़े थे। डॉक्टर, आप यहाँ कैसे? उसने अविश्वास से पूछा। कल ही हम सब मॉस्को से लौटे हैं, आज लंदन में पड़ाव है। होटल में आकर नहाकर सुधा जी की दी नई टसर की साड़ी पहनकर वो बाल संवारने लगी। उन्होंने भारतीय रेस्तरां में खाना खाया था। फिर उसने जूलियन को 1 गिलास ब्रांडी के लिए अपने कमरे में आमंत्रित किया। उसे लगा कि निमंत्रण स्वीकार करने के पहले जूलियन हल्का सा ठिठके हैं। कुछ देर तक दोनों खबरें सुनते रहे। समाचार चालू थे। शिकागो में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर क्रूरता का आरोप लगाया है। वियतनाम में बमबारी चालू है। चेकोस्लोवाकिया में अब भी रूस की सेनाओं का कब्जा है। लंदन में उसने गुसलखाने से 2 गिलास लाकर मेज पर रख दिए और सामने बैठ गई। फिर एकाएक उसने उठकर कहा, बंद कर दूं? और टेलीविज़न बंद कर दिया। लौटकर वो कुर्सी पर नहीं गई, जूलियन के पास आ बैठी और धीरे धीरे अनमनी उंगलियों से दायां कफलिंग छूने लगी। उसके अंदर जो कुछ उमड़ रहा था उसे वो नियंत्रित करना चाह रही थी। संभावनाएं जो कि उसके असंभव दिवा स्वप्नों में घटी थीं, अब रंगीन तितलियों की तरह उसके सामने फड़फड़ा रही थीं। कपड़े उतारते समय वो एकाएक लाज से भर गई, जैसे जूलियन ने कभी उसके उघड़े अंग न देखे हों। क्या सोच रही हो? बहुत सी बातें कल के बारे में। हमेशा टूटने के क्षण से आतंकित? जूलियन ने हल्के से कहा। जूलियन, वसु एकाएक उत्साहित स्वर में बोल पड़ी। यदि आज रात सोए ना तो कैसा, सारी रात बात करते रहें तो? अगर तुम चाहो। वसु ने एक लंबी सांस ली, तुष्ट और आश्वस्त। उसका सर एक ओर ढलक आया। वो सो गई थी। अभी आप सुन रहे थे उषा प्रियमवदा जी की लिखी हुई कहानी प्रतिध्वनियाँ। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।